ओके डी स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का परिभाषा आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा था। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा या घटा देती है और इसका जो कार्य होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित रहता है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि जब दो कुंडलियों को समीप में रख कर एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उस पर प्रेरित धारा बहने लगती है और इस घटना को हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर देता है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर मतलब समझ रहे होंगे जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। अब ट्रांसफार्मर में क्या क्या चीज़ होता है उसको पहला देख लेते हैं। एक पलटित क्रोड होता है और दूसरा जो होता है प्राथमिक कुंडली और तीसरा होता है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, तो पलटित क्रोड को नॉर्मल लोहे के प्लेट को वर्निश करके बनाया जाता है। वर्निश मतलब होता है चिपकाना। ठीक है, तो पतला पतला प्लेट रहेगा, उसको एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा करके चिपका देंगे और बीच को क्या कर देंगे, खोखला कर देंगे। तो ये हो गया क्रोड। अब क्रोड में क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली मतलब तांबे का तार लेंगे, उसको लपेट देंगे एक साइड और दूसरी तरफ भी तांबे के तार को लपेट दिया जाता है। ठीक है, अब अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो तांबे के तार आप लोग लपेटे हो और प्राथमिक कुंडली में ज़्यादा तार लपटेंगे और द्वितीयक कुंडली में कम तार रहता है। उसी प्रकार उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें प्राथमिक कुंडली में तांबे की तार की संख्या कम होती है और द्वितीयक कुंडली में तांबे की तार की संख्या ज़्यादा होती है। इस प्रकार जब इस पर धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस पर उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल की संख्या कम हो जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, मतलब प्रेरित धारा अधिक मात्रा में बहने लगती है। अब वो सिद्धांत कैसे है उसको आगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पलटित क्रोड। तो पलटित क्रोड क्या होता है, आयताकार या गोलाकार लोहे की पट्टियाँ होती हैं। यहाँ पे भूल गया हूँ, लोहे की पट्टियाँ होती हैं जिसको एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा कर चिपका कर बनाया जाता है। ठीक है, अब प्राथमिक कुंडली क्या होती है, तो प्राथमिक कुंडली एक्चुअल में तांबे के तार को तो ही हम लोग कुंडली कहते हैं, लेकिन देखिए इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लगाया जा रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं जिस पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ठीक है, और द्वितीय कुंडली क्या होगा, तो जिसमें प्रेरित धारा प्राप्त की जा रही है। देखो इस कुंडली में प्रेरित धारा प्राप्त की जाएगी तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीय कुंडली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np ले लिए और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns, इसको मान लेते हैं। अब हम लोग फैराडे के नियमानुसार जान रहे हैं कि विद्युत वाहक बल बराबर जो होता है -Np/dt होता है। उसी प्रकार ये तो हो गया प्राथमिक कुंडली के लिए और ये हो जाएगा फिर द्वितीय कुंडली के लिए। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देने पर तो ES/EP बराबर NS/ क्या आ जाएगा, NP। या फिर हम लोग ES को वोल्टेज में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब ये विद्युत वाहक बल एज अ वोल्टेज लिखते हैं तो VS/ क्या आ जाएगा, VP बराबर NS/NP आ जाएगा। अब इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो हम ये देखेंगे अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो उसका वोल्टेज ज़्यादा होगा। मतलब कहना ये है कि जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा। मतलब देखिए अपचाई में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा थी और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम थी। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा था तो यहाँ कम वोल्टेज प्राप्त हो रहा था, क्योंकि फेरों के संख्या के अनुक्रमानुपाती है वोल्टेज। ठीक है,
तो यहाँ पे ज़्यादा फेरे होंगे तो ज़्यादा वोल्टेज होगा, कम फेरे होंगे तो कम वोल्टेज होगा। इसीलिए अपचाई के द्वितीयक कुंडली में कम फेरों की संख्या थी तो अपचाई में हमको कम वोल्टेज प्राप्त होता है और उच्चाई में अधिक वोल्टेज प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। अब उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि निवेशी शक्ति बराबर वी पी इंटू आई पी। हम लोग अभी डेरिवेशन किए थे कि पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई कॉस फाई, तो यहाँ फाई को हम लोग जीरो ले लिए तो वी पी इंटू आई पी आएगा। निवेशी मतलब जहाँ पे आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो प्राथमिक कुंडली में हम लोग अप्लाई करते हैं, इसीलिए वी पी इंटू आई पी हो गया। और निर्गत शक्ति क्या हो जाएगा, वी एस इंटू आई एस। देखिए जितना शक्ति आप अप्लाई करोगे उतना ही शक्ति प्राप्त होगा, इसीलिए दोनों को हम लोग क्या कर दिए, बराबर कर दिए। बराबर करने के पश्चात हम लोग देखेंगे तो आई पी को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए या फिर वी पी को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और आई एस को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए वी एस अपान वी पी, इधर वी पी आ गया तो वी एस अपान वी पी बराबर आई पी इधर आ जाएगा, या फिर आई एस को इधर ट्रांसफ़र किए हैं हम लोग तो आई पी अपान आई एस आया। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, वी पी को इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो वी एस अपान वी पी हो गया है, और आई एस को इधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो आई पी अपान आई एस हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए वी एस अपान वी पी बराबर क्या आया है, एन एस अपान एन पी। यहाँ देखिए वी एस अपान वी पी है तो उसके जगह पे एन एस अपान एन पी लिख देंगे बराबर आई पी अपान क्या हो जाएगा, आई एस। अब यहाँ पे समझते हैं तो जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें धारा कम प्रवाहित होगा। देखो एन एस ऊपर है, आई एस नीचे है, मतलब फेरों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है धारा। मतलब ज़्यादा फेरे होंगे तो कम धारा प्रवाहित होगा, कम फेरे होंगे तो ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा। इस चीज़ को लेके चलिए, तो एन एस अगर ग्रेटर होता है तो आई पी ज़्यादा होगा और एन पी ग्रेटर होता है तो आई एस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसका सिद्धांत यही है कि मतलब जिसमें फेरों की संख्या ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है, मतलब अपचाई और उच्चाई का मतलब यही होता है कि वोल्टेज को बढ़ा देना या कम कर देना। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय। तो चार प्रकार का ऊर्जा क्षय होता है। पहला ताम्र क्षय, दूसरा चुंबकीय फ्लक्स क्षय, तीसरा लौह क्षय और चौथा होता है शैथिल्य ह्रास। ठीक है, तो ताम्र क्षय देखते हैं। तो ताम्र क्षय में क्या होगा, देखो कुंडली जो होता है तांबे की तार की बनी होती है और तांबे की तार मतलब उसमें प्रतिरोध होगा और प्रतिरोध होने के कारण उस पर जूल का नियम लगता है। क्या जूल का नियम है, ऊष्मा बराबर आई स्क्वायर आर टी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी तीसरे अध्याय में है। तो इसमें अगर प्रतिरोध होता है तांबे के तार में तो ऊष्मा उत्पन्न होता है और वहीं जो है आपका विद्युत धारा ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग ताम्र क्षय। और उसको कम करने के लिए तांबे की मोटी मोटी तार लपेट के बनाई जाती है। अब चुंबकीय फ्लक्स क्षय, तो देखिए प्राथमिक कुंडली में जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा उतना द्वितीयक कुंडली तक नहीं पहुंच पाता है, जो खुले वातावरण में क्षय हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स क्षय। तो इसको कम करने के लिए प्राथमिक कुंडली के जस्ट ऊपर में द्वितीयक कुंडली को लपेट कर बनाया जाता है। तीसरा होता है लौह क्षय। तो लौह क्षय के लिए क्रोट को पलटित किया जाता है। अब लौह क्षय क्या है, तो आप लोगों ने भंवर धारा में पढ़ी थी। भंवर धारा में क्या होता है कि जब उस पर धारा प्रवाहित की जाती है तो उस पर भंवर के समान धाराएं उत्पन्न होती हैं और उसे हम लोग कहते हैं भंवर धाराएं। तो जब धारा प्रवाहित होती हैं तो धारा का कुछ अंश भंवर धारा के रूप में उत्पन्न होने के कारण ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है, तो उसे हम लोग लौह क्षय कहते हैं। और लौह क्षय को कम करने के लिए क्रोट को क्या किया जाता है, पलटित किया जाता है। पलटित मतलब एक छोटा सा प्लेट लेना है, उसके ऊपर में फिर उस पतले प्लेट को चिपका देना है, फिर एक पतले प्लेट को चिपकाना है, फिर एक प्लेट को चिपकाना है। इस प्रकार पतले पतले प्लेटों को चिपका कर बनाया जाता है। फिर शैथिल्य ह्रास क्या होता है, तो बार बार धारा प्रवाहित करने पर क्रोट जो होता है चुंबकित होता है और चुंबकित होता है। इसके कारण क्या होता है, धारा जो है ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है और इसको कम करने के लिए क्रोट को नर्म लोहे का बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये वाला भी अध्याय आपका कंप्लीट होता है।